Hello, all my dear students. Good morning to all of you. Now, yesterday I have the studied the different topics. Earlier classes we have the studied to regard the laws of the perfect gases. Law of the perfect gases means we have discussed about the what is the perfect gases, what is the general types of the law which is used in the perfect gases like as the Charles law, Boyle's law, Charles law, Avogadro law, universal gas constant. What is the universal gas constant? What is the value of the universal gas constant? Now we have to be the discuss in the earlier topics. Now you are going to be the start the next topic, that is the specific heat at constant pressure and the specific heat at the constant volume of the gases. Now we have the two word specific heat. So first of all, we have to be the discuss about the what is the specific heat, what is the general use of the specific heat in a thermोडायनामिक्स. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है. दोस्तों आपने एक बार जाना होगा, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, दैट इज विशेष, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो जो ये हमारा स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट का कहने का मतलब हमारे पास है कि जब हम यूनिट मास को यूनिट डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने के लिए, जो यूनिट डिग्री टेम्परेचर पे आपको गर्म करने के लिए जो आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलेंगे. याद रखेंगे, 1 kg वाले मास को 1 डिग्री सेल्सियस पे, 1 डिग्री सेल्सियस पे, 1 डिग्री सेल्सियस पे जब आप हीट करेंगे, उसके लिए जो आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट. क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट को एट कांस्टेंट प्रेशर के आधार पर सीपी से डिफाइन किया गया है. सीपी 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 सी सफिक्स ऑफ पी एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम को सीवी से डिफाइन दिया गया है. तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के हीट जनरली यूज किए जाते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर. एक किए जाते हैं आपको स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एंड एक होता है लेटेंट हीट. दोनों में सिंगल डिफरेंस ये होता है कि स्पेसिफिक हीट जो होता है वो हमारा किसी भी एक पर्टिकुलर 1 डिग्री सेल्सियस पे या किसी भी 1 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम किसी भी चीज को हीट करते हैं 1 kg वाले मास को, उसके लिए जो हमको हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारा होगा स्पेसिफिक हीट. अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट का क्या होता है. तो लेटेंट हीट में हम लोग फेज को चेंज कर लेते हैं, एक स्टेट को चेंज करते हैं. आपने पढ़ा होगा कि जब हम सर किसी भी सॉलिड को अगर हीट देते हैं वो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को अगर आपने हीट किया तो वो गैस बन जाता है. तो ये जो हमारा स्टेट ऑफ चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू द गैस, दिस इज नोन एज द लेटेंट हीट. तो दो टाइप के हीट होते हैं, आपको स्पेसिफिक हीट और एक होता है आपका, एक होता है क्या आपका, एक स्पेसिफिक हीट हो जाएंगे और एक आपका हो जाएगा लेटेंट हीट. अब दोनों में सिंगल ये डिफरेंस होता है कि ये हमारा स्पेसिफिक हीट और ये आपका लेटेंट हीट क्या हो सकता है. अब जाहिर सी बात है कि स्पेसिफिक हीट हमने बताया क्या, यूनिट मास को अगर आप यूनिट डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्पेसिफिक हीट हो जाएगा. और उसी को अगर मान लीजिए किसी भी चीज को स्टेट चेंज कर रहे हैं आप, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड चेंज कर रहे हैं, उसे हम लोग स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोलते हैं. अब यहाँ पे दो वर्ड दिए गए आपको, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है. तो अगर मान लीजिए आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया हुआ है, आपने अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, उसके बाद अगर आप टेम्परेचर को हीट कर रहे हैं, उसके उस समय जो आपका हीट का रिक्वायरमेंट होएगा वो स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम होएगा. यदि आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, उस केस में यदि आपने क्या किया, किसी भी एक पर्टिकुलर 1 kg वाले अमाउंट को आपने हीट दिया है 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उस केस में वो हमारा स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर हो जाएंगे. तो ये हमारा दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट हमारा एक तरीके से लाइक करेगा आपको सिस्टम के अंदर, और दोनों कांस्टेंट को जानना जरूरी है. अगला टॉपिक जो दिया गया है दोस्त आपका, ये दिया गया है टॉपिक आपका स्पेसिफिक हीट deviation of the expression for the specific heat with the characteristics.
अब हम किस तरीके से इन दोनों स्पेसिफिक हीट को जानेंगे, तो इसको जानने के लिए आपने दोस्त पहले पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर कुछ नियम पढ़े होंगे आपने, है ना। तो हमारे पास याद रखेंगे स्पेसिफिक हीट जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है Cp माइनस के Cv, ये Cp माइनस के Cv जो होते हैं वह आपको R के इक्वल टू आ जाता है। R मतलब गैस कांस्टेंट का। हाँ जी सर। हाँ हाँ बताता हूँ सर, अभी क्लास में हूँ मैं अभी 9:20 में। हाँ, तो जो हमारा ये याद रखेंगे कि जो हमारा दो स्पेसिफिक हीट होता है, ये दो स्पेसिफिक हीट के बीच का जो डिफरेंस होता है वह आर के इक्वल टू होता है, गैस कांस्टेंट के इक्वल टू होता है। मतलब सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम will be equal to the gas constant or the universal gas constant. Earlier we have to study the, अब हम इसका एक डेरिवेशन जानेंगे किस तरीके से ये हमारा Cp माइनस के जो Cv होता है वह आपको R के इक्वल टू होते हैं और कैसे इसके अंदर ये चीजें किए जाते हैं। आपको एक सेकेंड, सॉरी। डेरिवेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये हमारा स्पेसिफिक हीट दे रखा है, आपका स्पेसिफिक हीट इक्वेशन ये होता है। आप ये जान लीजिए कि जो, हाँ, जो हमारा Q Q होता है दोस्त आपका हीट जनरेशन, हमारा टोटल हीट रिक्वायर्ड, ये जो होता है वो हमारा होता है किसके इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर की इक्वल टू हमारा Q होता है। हाँ, और दूसरा हमने ये पढ़ा है कि जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट जो होता है वो डायरेक्टली हमारा मास के भी इक्वल टू होता है, मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M का भी होता है आपका। जैसे आपने क्या किया, इन दोनों का अगर आपने क्या किया, दोनों अब दोनों एक वन दूसरे को कंबाइन इक्वेशन कर दिया आपने, तो ये Q से Q और ये M से डेल टी मल्टीप्लाई, ये M डेल टी हो जाएंगे आपको। आपने ये पढ़ा होगा, यहाँ से जैसे हमने क्या किया, इस साइन को हटा दिया, यहाँ से डायरेक्टली पोजिशन साइन के हटाएंगे, उसके स्टार्ट में क्या रखेंगे, उसके जगह पर लगा दिया C फॉर स्पेसिफिक हीट। Q इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा CM डेल टी, वेयर C इज द स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की यूनिट याद रखेंगे जूल पर केजी केल्विन। तो Q इक्वल टू Cm del T, where C is the specific heat, thus C equal to Q upon M del T. C equal to Q upon M del T. That is the unit will be equal to the joule per kg degree centigrade और the joule per kg Kelvin centigrade. तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक हीट इक्वेशन का, C इक्वल टू Q बाय M del T। अब इसी में पूछेगा Cp क्या आएगा, तो Cp इक्वल टू कर देंगे Q बाय M del T और उसका हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम कर देंगे। तो ये हमारा डेरिवेशन है, किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं
और कैसे इसको आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, क्या लिखाया गया है क्वेश्चन समझिए एक बार, न्यूमेरिकल क्या दिया गया है कि calculate the heat required to raise 6 kg of water from the 40 degree centigrade to the 80 degree centigrade if the specific heat of the water will be equal to the 4.2 into 10 to the power 3 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे दो वर्ड दिया गया दोस्त, आपको हो सकता है कि जो टेम्परेचर है वो हमारा केल्विन में भी दिया गया हो या फिर वो आपका डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया हो। तो आपने पढ़ा भी होगा, पीछे लेसन में मैंने पढ़ाया भी होगा कभी, कि किस तरीके से हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में लाएंगे और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में लाएंगे। इसके साथ साथ हेलो, हाँ बोलो जी, कदा छी अखन तब केना फोन करतियै हुनका, तऽ अहाँके नंबरे ने हमरा लगमे छलै। हम कनि करै छी, कनि क्लास में छियै, कनि आधा घंटा 10 मिनट करै छी। तो कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू 6 kg ऑफ द वाटर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था किस तरीके से हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड से हमको क्या लाना है, केल्विन लाना है। केल्विन से क्या करना है आपको, डिग्री सेंटीग्रेड लाना है। तो हमने बताया था आपको, अगर आप किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन लाएंगे तो आप 273 ऐड कर देंगे, और अगर आपको केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड लाना है तो 273 माइनस कर देंगे। वैसे हमने बताया था फॉरेन हाइट में, मैंने बताया था किस तरह से फॉरेन हाइट में भी चेंज होंगे हमारा। तो ये जो तमाम जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार आप जानें। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, द मास ऑफ वाटर m इक्वल टू दिया गया बाबू आपको 6 kg, और चेंज इन जो टेम्परेचर दिया गया डेल्टी ए दिया गया T2 माइनस के T1, दैट विल बी इक्वल टू द 80 माइनस 40 इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्पेसिफिक हीट दे रखा है यहाँ पे 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या किया, यहाँ से फॉर्मूला लगा दिया। हमको निकालना क्या है, यहाँ से हमको निकालना है टोटल हीट रिक्वायर्ड कितना होएगा। तो Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से, mc del T, mc del T, where m equal to mass, c equal to specific heat, or del T equal to the change in the rise in the temperature. So Q equal to Cm del T, we have the put the value of the C, m and the del T, then we have the final, we have obtained the final answer of the total heat required will be equal to the 10 into 0.8 into 10 to the power 5 joules, Q equal to 1008 kilojoule. So this is the amount of heat required to 6 kg of water from the 40 degree centigrade to the 80 degree centigrade। यदि हमारे पास इतना केजी का कोई मास होएगा, उसको अगर आप हीट देंगे, उसको अगर आप गर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 1008 मतलब 1008 किलो जूल जो है वह आपको हीट का रिक्वायरमेंट होगा, तब जाकर के आप इसका पूरी की पूरी आंसर जो है वह इसे ले आ पाएंगे। ओके, तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट का जो डेरिवेशन था, ये हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको बताता है। एक बार इस पूरे डेरिवेशन को आप एक बार जान कर लेंगे। हाँ, इसी पे कुछ आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह बताने हैं। तो यही हमारा दोस्त हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या हो जाएंगे आपको, तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब होता है दोस्त, हाँ, जनरली हमारे पास दो टाइप के थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल का मतलब आपने पढ़ा भी होगा कि रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि आप ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं, नीचे भी बैटिंग रिवर्स कर सकते हैं। इसको आप कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास जिस आपने रिवर्स खेला होगा, यू किया, ये से कर दिया कि आपने, दिस इज रिवर्स। रिवर्सिबल प्रोसेस पे क्या होगा आपका, हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस पे क्या होता है आपका कि जो हमारा प्रोसेस होएगा, जो आपने हीट से जो वर्क बनाया है, उस वर्क को पुनः आप क्या कर सकते हैं, हीट में इंटर कन्वर्टिबल कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा प्रोसेस होता है हमारा, उसे लोग क्या बोलते हैं,
रिवर्सिबल प्रोसेस। सर जिसमें हमने हीट से तो वर्क बना लिया, फिर अगर हमको आवश्यकता पड़ेगी तब मैं उस वर्क को पुनः मैं क्या करूंगा, अगेन मैं उसको हीट में ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, तो रिवर्स होगा उसका, मतलब सेम चीज को आपने रिवर्स डायरेक्शन में किया, तो ऐसा जो वर्क होगा उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल में क्या होता है हमारे पास, हर एक स्टेज, हर एक फेज के बाद, हर एक स्टेज के बाद हमारा जो एक सिस्टम है वो आपको चेंज होता चला जाता है आपको। ऐसे मतलब आप 1 से 2 आए, 2 से 3, 4 से 5, तो आप उसको अगेन चेंज नहीं कर सकते हैं, उससे आपको आगे एक्सीड करना पड़ेगा। जो आपने हीट से वर्क बनाया, अगले फिर उसी वर्क से नेक्स्ट हीट बनाना पड़ेगा, फिर अगले हीट बनाओ, मतलब उसको उसी को आप बना सकते हैं, मतलब आगे आप मतलब जो उसको फिर अगेन वह मैग्नीट्यूड का नहीं चेंज कर सकते हैं आप। तो ये हमारा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अपार्ट फ्रॉम ये जो टू प्रोसेस है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेस रखे गए हैं जो थर्मोडायनामिक्स के प्रोसेस को एक टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आइडेंटिफाई करता है। इस प्रकार में वो प्रोसेस हमारा 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है दोस्त आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक। तो अगर हम थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसके बिहाफ पे ये 5 टाइप का प्रोसेस होता है, 5 जनरली 5 टाइप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज द आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम लोग, कांस्टेंट प्रेशर के नाम से। आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोकोरिक में हमारा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब इस प्रोसेस के अंदर हमारा वॉल्यूम जो है वह आपका कांस्टेंट होता है। तीसरा दिया गया आपका आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होगा हमारा, टेम्परेचर कांस्टेंट होएगा। फिर होता है हमारा फोर्थ प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब हमारा होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारा सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है, वर्क का ट्रांसफर नहीं होता है। इससे जो पहले आपने देखा था, चाहे वो एडियाबेटिक हो, चाहे वो चाहे वो आइसोबारिक होंगे, चाहे वो आइसोकोरिक होंगे, चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे, इन तीनों प्रोसेस के अंदर हमारा हीट का भी ट्रांसफर होंगे और वर्क भी ट्रांसफर होता है। लेकिन जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसके अंदर सिर्फ हमारा हीट ट्रांसफर होंगे, ना कि वर्क ट्रांसफर होता है। इसके अलावा फोर्थ प्रोसेस हमारा होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इसके अंदर भी हमारा वर्क और हीट दोनों का ट्रांसफर होएगा। तो इस तरीके से हम अपना जो थर्मोडायनामिक्स का जो 5 प्रोसेस है इसको हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे। तो जनरली आप ये याद रखेंगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द प्रोसेस which is used in the thermodynamic. The first one is isobaric constant pressure process. Second one is isocoric, that is known as the constant volume process. Isothermal, constant temperature process. Adiabatic, no work transfer, मतलब only heat transfer process. And the polytropic, what has the work transfer process. तो इस तरीके से हम हीट ट्रांसफर की जो थर्मोडायनामिक्स के प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब एक बार हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे कैसे बनेगा। हो सकता है वो आपसे कि पूछ ले कि भाई इसका ग्राफ बताओ आपसे, तो जनरली हमारा यही प्रोसेस होते हैं। अब हम इसका जो प्रोसेस का जो इक्वेशन होंगे वह इक्वेशन का प्रोसेस देखते हैं, लेकिन हम लोग निकालेंगे। उसके अलावा हमारे पास दिया गया है कि वर्क डन क्या होंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है और चेंज इन इंट्रोपी क्या होता है। इसके आधार पर भी हम इसको जानेंगे। समझ जाते हैं लोग सबसे पहले कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। आपने समझा, नाम से पता लगता होगा इसका दोस्त, इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है अंदर का, तो अंदर की जो एनर्जी होगा उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी इंजन के पास 2 टाइप का एनर्जी होता है जो सबसे ज्यादा अंदर में वो आपको ऑक्यूपाई करता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पे, आप ये बोल सकते हैं कि सर इंटरनल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होता है और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका जो सम होगा, उसका जो सम होगा उसका, उसे हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। एक होता है इंथैल्पी, याद रखेंगे। इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी एसोसिएटेड इन अ सिस्टम।
किसी भी सिस्टम के अंदर कितना एनर्जी का एसोसिएशन हुआ है, कितना एनर्जी का एक्यूमुलेशन हुआ है, वह उसका एंथैल्पी होता है, वह उसका एंथैल्पी होता है। उसका यूनिट भी हमारा होता है जूल पर केजी केल्विन। तो इस तरीके से हमारा एक उसके बाद होता है हमारा एंट्रोपी। क्या होता है इंट्रोपी? का मतलब होता है हमारा, एंट्रोपी को आप ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एंट्रोपी इक्वल टू होता है हमारा चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, या विद हाँ डी क्यू बाई टी हो जाता है फार्मूला उसका। कि हम कभी भी इंट्रोपी को डिफाइन नहीं करेंगे, हम डिफाइन करते हैं चेंज इन इंट्रोपी को। हम किसको डिफाइन करते हैं? चेंज इन इंट्रोपी को। दैट विल बी इक्वल टू द डी क्यू बाई टी, मतलब किसी भी हीट चेंज इन हीट अपॉन में टेम्परेचर जो होता है उसे हम लोग इंट्रोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंट्रोपी। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस होता है थर्मोडायनामिक्स का। हाँ, प्रोसेस ऑफ द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। ये हाँ, ये आपका प्रोसेस होता है थर्मोडायनामिक्स का। देखिए याद रखेंगे, अगर हमारे पास दिस इज द पी एंड दिस इज द वी, अगर आपका पी और वी में, हाँ, अगर ये आपका पी और वी में आप देख लेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनेगा उस तरीके का हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारा होता है आइसोबारिक। अगर वर्टिकल डायरेक्शन बनता है हमारा, ये होता है आइसोकोरिक। और अगर ये हमारे पास ये और ये दोनों के दोनों एक होता है हमारा इंक्लाइन पे होता है एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये तमाम जो है, ये इसका हमारे पास क्या दिया गया है, ये इनके आपका ग्राफ दिया गया है। आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पोलिट्रोपिक, इस तरीके से ये आपको दिया गया। यहाँ पे लिखा भी है देयर सम इंपोर्टेंट प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोलिक एंड द साइक्लिक प्रोसेस। आइसोथर्मल पता लग गया क्या होता है हमारा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएंगे। आइसोकोलिक में क्या होएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। एडियाबेटिक में क्या होएगा, नो हीट ट्रांसफर होंगे। साइक्लिक में क्या होगा, वर्क ट्रांसफर होएगा। और आइसोबारिक में क्या होंगे, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये जो है तमाम चीजें इसकी आपको जानकारी ये पूरे तरह के प्रोसेस के अंदर दिया गया है ना। इसके अलावा भी हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है। फिर हमने बताया था आपको क्या होता है इंटरनल एनर्जी, क्या होता है आपका इंथैल्पी, क्या होता है आपका, हाँ, तो इस तरीके से भी हमारे पास कुछ कुछ डिफिनेशन जो है वो पूछेगा आपसे कि बताइए इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंथैल्पी क्या होती है। तो इस टाइप के बहुत सारा कुछ कुछ आपको वो एक्सप्लेनेशन आपसे वो पूछेंगे पेपर में आपको।
हाँ, थर्मोडायनामिक आपका जो पूछेगा, इसका पूछ रहा है हमारे पास सिलेबस में दिया गया है। वर्क हीट, वर्क क्या होता है, हीट कैसे होते हैं, और इसका इंटरनल एनर्जी आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, वर्क हमारे पास कैसे दिखाएंगे थर्मोडायनामिक, वर्क डन याद रखेंगे दो तरीके से होता है हमारा, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। जैसे अगर हम किसी भी सिस्टम से वर्क को लेंगे, उस समय हमारा हीट निगेटिव हो जाएगा, और किसी भी सिस्टम को हीट देंगे, उस केस में वो पॉजिटिव हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या दिया गया आपको, वर्क डन बाय अ सिस्टम, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया आपको, देखिए। तो वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा भाई, वर्क इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा पीछे कि सर वर्क डन इक्वल टू हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा यहाँ से हमारा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, एफ इनटू के डी एक्स। डी डब्ल्यू की इक्वल क्या होगा हमारा यहाँ से, एफ इनटू डी एक्स। मान लीजिए अगर आप हमारे पास एक कोई सिलेंडर है, एक हमारे पास कोई आपका पिस्टन है ना। अगर हमें हमारे पास कोई एक आपका सिलेंडर है, और एक आपको कोई क्या दिया गया, आपको पिस्टन दिया गया है। जब हमारे पास कोई भी एक सिलेंडर होगा, एक आपके पास कोई पिस्टन होंगे, हमारे पास मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक सिलेंडर है, एक आपका पिस्टन है। सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, मान लेते हैं अगर देखा जाए तो आपको पता है कि हमारे पास ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये एक प्रकार का पिस्टन है। ये क्या है हमारे पास, एक पिस्टन है, ये सिलेंडर है हमारा। तो सिलेंडर क्या करता है, पिस्टन का अपना मोशन ऊपर नीचे मोशन करेगा आपका, ये यूं यूं करके मोशन करेगा आपको। तो हमको क्या देखना है यहाँ पे, जैसे भी अगर हमने इसको पढ़ा, तो इस पे क्या लगेगा, ये प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर। तो जैसे ही इस पे ये फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर इंटू इसके कुछ ना कुछ डिस्टेंस में चेंज हो जाएगा ना यहाँ का। जो ये डी एक्स से क्या होगा, डी एक्स होगा। तो कितना यहाँ पे होगा, पी इंटू कितना होगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा आपका, है ना। फोर्स लगा यहाँ पे पी इंटू डी एक्स क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम कितना निकल जाएगा यहाँ से आपका, वो निकल जाएगा आपका यहाँ से, हाँ, वो निकल जाएगा यहाँ से हमारा डी डब्ल्यू इक्वल क्या निकल जाएगा आपको, एफ इंटू डी एक्स। हमने पढ़ा है पीछे कि सर डी डब्ल्यू इक्वल टू हमारा होता है एफ इंटू डी एक्स। एफ फोर फोर्स, और डी एक्स फोर डिस्प्लेसमेंट बाय द पिस्टन। तो अब हमने पढ़ा था पीछे कि सर प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अगर आपके पास प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, वो हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो हमने क्या किया, एफ की जगह पे क्या लगा दिया, यहाँ से पी ए इंटू का डीएक्स लगा दिया। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा पी ए इंटू के डीएक्स। अब जाहिर सी बात है, ए फोर क्या होगा यहाँ से एरिया, डीएक्स फोर क्या होगा डिस्टेंस। जैसे ही अगर आपने क्या किया, एरिया को अगर आपने क्या किया, किसी भी डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। क्या निकलेगा, एरिया इंटू मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इक्वल टू द वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, तो ए इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा यहाँ से हमारा, हो जाएगा बी डी वी, डी वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से हमारा, डी डब्ल्यू इक्वल टू बन जाएगा फॉर्मूला यहाँ से पी डी वी। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा फॉर्मूला यहाँ से हमारा, पी इंटू डी वी। पी फोर प्रेशर, और डी वी चेंज इन वॉल्यूम। तो पूछेगा आपसे वर्क कितना होता है हमारा, तो वर्क इक्वल टू होता है फॉर्मूला हमारा पी डी वी। पी मतलब प्रेशर, और डीवी फॉर चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट के लिए है। अगर मान लीजिए आपको फिक्स कर दिया गया है दोस्त कि भाई आपको इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम के बीच में रेंज करके ही आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, आप उसका कर देंगे मैथमेटिकल इंटीग्रेशन। मैथमेटिकल इंटीग्रेशन कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा यहां से, ये फॉर्मूला हमारे पास यहां निकल जाएगा आपका डी डब्ल्यू
हाँ, कोई पूछेगा अगर आपसे तो ये निकल जाएगा आपका DW = PdV V1 से V2 तक, है ना। तो ये हमारे पास निकल जाएगा, टोटल वोल्टेज निकल जाएगा इसका, कितना निकलेगा हमारा DW = PdV। तो इस तरीके से आप इसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था। पूछेगा वर्क डन का कैसे निकालेंगे, क्या क्या करोगे, आप एक सिलेंडर लेंगे, उसमें आप पिस्टन का मोशन कराएंगे, जैसे जैसे पिस्टन का मोशन होएगा तो पिस्टन क्या करेगा, अंदर आएगा, अप डाउन मोशन करेगा। जो ये आपको अप डाउन मोशन करेगा, वहां पे होएगा पी प्रेशर लगेगा आपको, है ना। और जब तक वो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा उसका, तो एक्स से क्या होगा, उसके अंदर डीएक्स चेंज हो गया हमारा, तो वहां पे कितना होगा वर्क हमारा, तो वर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इनटू के डिस्टेंस, तो फोर्स विल बी इक्वल टू एफ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डीएक्स, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू बन जाएगा यहाँ से फॉर्मूला एफ इंटू डीएक्स, क्या बनेगा एफ इंटू डीएक्स। अब एफ कैसे अब एफ कैसे निकालेंगे, तो मेरा फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो आप क्या करेंगे, जो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स इक्वेशन है, वहां पे आप एफ की जगह पे क्या लगा देंगे, पी ए इंटू डी एक्स, ये फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब एरिया इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तब जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ होगा तो वॉल्यूम भी छोटी हुई होगी, तो क्या होगा फॉर्मूला वहां से प्रेशर, वहां से क्या निकल जाएगा, हमारा वर्क निकल जाएगा यहाँ से W इक्वल टू PdV, that will be equal to the DW इक्वल टू PdV, P फॉर प्रेशर और DV फॉर चेंज इन वॉल्यूम। अब हमारे पास ये वर्क डन निकला है, इस वर्क डन को हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर, जब हम हीट इक्वेशन को जानेंगे उसके लिए। तो DW इक्वल टू हमारे पास निकल जाएगा दोस्त PdV, P फॉर प्रेशर और DV फॉर चेंज इन वॉल्यूम। अगर आपको वो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आपसे कि भाई जो आप वर्क निकाल रहे हैं वह वर्क एक आप जो आप वर्क निकाल रहे हैं वह वर्क एक आप फाइनाइट रेंज में निकालिए, एक फाइनाइट रेंज में निकालिए। तो फाइनाइट रेंज में निकालने के लिए क्या होगा, वहां से हमारा वो निकल जाएगा, यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल टू निकल जाएगा आपको पी डी वी, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ से, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपको। हाँ, तो आप क्या, जो हमारे पास इक्वेशन आया है डी डब्ल्यू का, उसे हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और V1 से लेकर के V2 तक उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी लिमिट फॉर V1 टू द V2, V1 टू द V2। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, आपका एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। और इसी इंटीग्रेशन को यूज करके आप बाकी के सभी काम को कर सकते हैं, और इससे आपका ये पूरे के पूरे फंडामेंटल इक्वेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे, यहीं पे दिया गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ये तमाम चीजों को हमको जो है वो एक बार आपको देखना पड़ेगा और आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, बाय। आप लोग वीडियो देख लेना एक बार इसको अच्छे से।